Hello everyone, this is Abhishek Tiwari here. Welcome you all on my YouTube channel named Abhishek Tiwari Total and Shardy Solutions. बच्चों, मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से एक या दो दिन आई थिंक मुझे लगता है कि 2 दिनों से मैं कंटिन्यूअस जो वीडियो सीरीज़ में जो आपको प्रोड्यूस कर रहा था उसको एप्लीकेशन में डालने में थोड़ा सा जो है चूक गया हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कुछ व्यक्तिगत पर्सनल ऐसे बिजनेस थे या फिर कह सकते हैं कि त्योहारों का सीज़न भी चल रहा है, तो इन सब कारणों से और थोड़ी सी जो है मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से वीडियोस को जो मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स हैं उसमें थोड़ी सी कमी आई है, और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन और देखने वालों की भी। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का भी एनालिसिस कर रहा था। आगे बढ़ते हैं और फिर से उसी ऊर्जा के साथ मैं पुनः वीडियोज़ लेकर के हाजिर हूँ। कोशिश होगी कि आगे ये वीडियोस जो हैं कंटिन्यू चलते रहें। तो बच्चों, हम लोग इस चैप्टर की ऑलमोस्ट डिक्लाइन पे हैं, उसके ढलान पे हैं। तो लास्ट कुछ टॉपिक्स और बचे हैं इस चैप्टर में, सो लेट अस टॉक अबाउट इट। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में गोदान, भूदान और इसके अलावा गोदान और भूदान मूवमेंट्स के बारे में स्टडी किया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनल जो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में हुए हैं लेट आफ्टर 1950, उन चीज़ों को भी हमने स्टडी किया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं कि किस तरीके से कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो अगला टॉपिक है वो डिस्कस करता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन क्या है, भागीदारी क्या है एग्रीकल्चर की टू द नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय आय में, देश की अर्थव्यवस्था में ना, कृषि की क्या भूमिका है, एम्प्लॉयमेंट देने में इसका क्या अपना एक कंट्रीब्यूशन है, और इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम लोग, इसका रिज़ल्ट क्या है, हम इसको स्टडी करेंगे। लेट अस टेक अ लुक। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आप इस चीज़ को जानते हैं कि लेट आफ्टर 1950 हम लोगों ने, जब हमारी पहली 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत हुई, तभी से हम लोगों ने कृषि के ऊपर फोकस करना शुरू किया। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार, और उस मॉडल के हिसाब से हम लोगों ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए सेक्टर्स की डेवलपमेंट पर फोकस किया। तो और एक समय तक आज भी तकरीबन जो है 50% के आसपास जो है रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर देश को प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। तो अगर देखा जाए, इट शेयर्स इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड आफ्टर फ्रॉम 51 ऑनवर्ड्स। 1950s के बाद से, जब से हमने अर्थव्यवस्था को आगे पटरी पर लाने की व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, धीरे धीरे कर करके ग्रेजुअली, लेकिन एक डिक्लाइन, एक डाउनफॉल जो है हमारी जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का वो होता रहा। मींस हम जो है जहां 1951-52 के आसपास और 2010-11 के आसपास देखा जाए, सो ऑलमोस्ट 52% ऑफ टोटल वर्क फोर्स वाज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर। ठीक है, 52% जो है वर्क फोर्स, जो इंडिया का वर्क फोर्स है। जब हम वर्क फोर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जब वर्क फोर्स की बात होती है तो हम किनको वर्क फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो वर्क फोर्स कौन होते हैं? वो 15 से लेकर के 59 साल तक के एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं, उनको हम जो है वर्क फोर्स कहते हैं। देश में यही लोग जो है वर्क फोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वर्क फोर्स में जो है अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान लगभग 52% के आसपास रहा है, विच मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेंस। तो अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के देश की 50% से अधिक जनसंख्या वो अपनी जीविका के लिए एग्रीकल्चर और फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे डिपेंड रही है। सो डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी। तो अगर देखा जाए तो जो डिक्लाइनिंग शेयर है एग्रीकल्चर का जीडीपी में इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न।
वो एक सीरियस कंसर्न रहा है पिछले कुछ वर्षों से। अगर देखा जाए तो तेज़ी से जो गिरता हुआ शेयर है एग्रीकल्चर का जीडीपी में, हमारी इकॉनमी में, ठीक है, वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि कोई भी डिक्लाइन, एनी डिक्लाइन एंड स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू डिक्लाइन इन द अदर स्फेयर्स ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर के साथ किसी भी तरह की गिरावट होती है, उसमें उसकी कंट्रीब्यूशन में अगर गिरावट होती है, तो एग्रीकल्चर एक नोडल इंडस्ट्री के रूप में फंक्शन करती है, जो कहीं ना कहीं सेकेंडरी और टर्शरी को भी जो है ना फिनेंशियल एड प्रोवाइड करती है, इनको मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो उसमें स्टैग्नेशन या डिक्लाइन होने से बाकी चीज़ों में भी गिरावट होती है, ठीक है। मीन्स हमारी इकॉनमी के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पे भी गिरावट देखने को मिलती है, हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी, जिसका एक बड़ा असर जो है समाज के ऊपर पड़ता है, ठीक है। फर्दर लेट्स टॉक कि कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में जो एग्रीकल्चर का महत्व है इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने कई विशेष तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, कृषि को आधुनिक करने के लिए, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत तरह के कदम भारत सरकार की ओर से उठाए गए हैं। इसमें अगर हम देखें सबसे प्रमुख रूप से बात अगर आए तो कृषि में कृषि को आधुनिक करने की ओर जो कदम उठाए गए हैं उसमें मुख्य रूप से पहले बात आती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। ये एक बड़ा कदम है कि ICAR करके एक कदम उठाया गया सरकार की ओर से, जहां कृषि संबंधित सभी तरह के रिसर्च कार्यों को जो है बढ़ावा दिया जाता है। इस संस्था के द्वारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, वेटनरी सर्विसेज और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट को लेकर के कार्य किया गया, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, ठीक है, मतलब मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट किया गया। एंड वेदर फोरकास्ट, इसके अलावा टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर के माध्यम से मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट को जो है बढ़ावा दिया गया। मतलब कि मौसम और इसके अलावा जो है वातावरण में जो तमाम चीज़ें होती रहती हैं, जो घटनाएं घटती रहती हैं रोज़ाना के हिसाब से, जिसको हम वेदर फोरकास्ट कहते हैं, जो मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, उन सब के जो है फॉरकास्टिंग सरकार की ओर से शुरू की गई। कृषि को आधुनिकतम बनाने की ओर इसमें कदम उठाया गया, ठीक है। इसके अलावा मेट्रोलॉजिकल और रिसर्च किए गए कि मौसम संबंधी और रिसर्च की जाए, एग्जैक्ट देश के किसानों को एग्जैक्ट मौसम संबंधी जानकारी मिले, कृषि पे मौसम की जो निर्भरता है उसको घटाई जाए। ऐसे तमाम ऐसे कदम उठाए गए। हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया, कृषि के अन्यत्र क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि कृषि पे केवल सर्वाइवल वाली खेती का दबाव न रहे। इसके अलावा जो है वह गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि को जो है बढ़ावा देने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए मतलब ये सब चीज़ों को जो कृषि सुधार के लिए भारत में ये सब प्रयास किए गए। तो इन सब के अलावा दिस इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो कंसीडर्ड इसेंशियल फॉर द सेम। इसके अलावा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात की गई, जो ध्यान दिया गया, वो भी एक इसेंशियल स्ट्रक्चर के रूप में देश में सामने देखने को मिला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कि इम्प्रूव किया गया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को। आज तेज़ी से देश में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की, जैसे कि आप मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा के माध्यम से हर बरसात के पूर्व सरकार बहुत ग्रांट खर्च करके तालाबों का संवर्धन करती है। मीन्स तालाबों को जो है इम्प्रोवाइजेशन करती है, उसमें तालाब अलग से खुदवाए जाते हैं, तालाब बनवाए जाते हैं, पानी संग्रह किया जाता है जिससे कृषि को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, खेतों के जो होल्ड साइज़ हैं उसको बेहतर करने के लिए, ग्रामीण स्तर पे जो है खेतों के पास वाहनों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तमाम ऐसे पंचायत के स्तर पे काम किए जा रहे हैं इस संरचना को सुधारने के लिए, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए, अगर बात करें, सो इट इज़ क्लियर दैट थ्रू द GDP ग्रोथ रेट इज़ इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। क्योंकि ये देखा गया है कि जो GDP ग्रोथ रेट है, ठीक है,
जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, वर्षों के साथ जो है जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ रही है। इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री, लेकिन देश में सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कृषि और बाकी क्षेत्रों में विकसित होती नहीं दिख रही है, बनती हुई नहीं दिख रही है। सो द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिसलरेटिंग विद एन अलार्मिंग सिचुएशन, और कृषि क्षेत्र में जो है बहुत ही भयावह तरीके से क्या हो रहा है, डिसलरेट हो रहा है। कृषि की जो वृद्धि दर है उसमें तेज़ी से गिरावट आ रही है। सो आज जो है जो भारतीय किसान हैं दे आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, अंतर्राष्ट्रीय जो है चुनौतियों का सामना इनको आज करना भी पड़ रहा है। रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट में जो घटोतरी हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, पब्लिक जो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्रों का जो योगदान है, जो कृषि में योगदान है, उसको बढ़ावा देने के प्रमोशंस को लेकर के वो भी तेज़ी से घट रहा है। सो सब्सिडी ऑन फर्टिलाइज़र इज़ डिक्रीज, जो सब्सिडी होती है फर्टिलाइज़र्स पे वो भी तेज़ी से आज घटी हुई है, लीडिंग टू इंक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे कि सब्सिडी घटने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा पड़ रहा है, किसानों के ऊपर ज़्यादा मार पड़ रही है। इसके अलावा रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। इसके साथ साथ जो रिडक्शन है इंपोर्ट ड्यूटीज़ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के, इसने भी बहुत ही डेट्रीमेंटल रोल, बहुत ही नुकसानदायक रोल प्ले किया है एग्रीकल्चर में देश में। ठीक है यार, देश में एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हुआ है जो तेज़ी से इंपोर्ट ड्यूटीज़ घटाई जा रही हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये भी एक चिंता का विषय है ना। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर किस तरह से आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ की बात हम करते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो है एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है। कोई चीज़ हम देश में मंगाते हैं, ठीक है, और देश से बेचते हैं, तो हम बेचते हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब हम कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। सो सब्सिडी जो है, पहली चीज़ तो ये देख ली, सब्सिडी जो है खेती में अब किसानों को सब्सिडी मिलती थी, खाद पर, पानी पर, हर चीज़ पे सब्सिडी में सस्ता मिलने की वजह से किसानों को और प्रमोशन मिलता था कि वो और बेहतर ढंग से सस्ते चीज़ें मिलने से खेती करने को बढ़ावा दें। लेकिन जब ये सब चीज़ें घटने लगीं तो किसानों को जो है हर चीज़ के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो किसान इस क्षेत्र से थोड़ा सा दूर हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ रिडक्शन जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें जो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये भी बहुत ही डेट्रीमेंटल प्रूव हुआ है एग्रीकल्चर में हमारे देश के। ठीक है, कि कोई चीज़ जब देश में मंगाई जाती है तो उसमें जो चीज़ें हैं, उसमें जो कॉस्ट है, ठीक है, वो काफ़ी घटा दिया जाता है, और जो एक्सपोर्ट गुड्स हैं उनमें कॉस्ट बढ़ा दिया जाता है। तो ये दूसरों को देश में लाने की तरकीबें होती हैं, दूसरी कंपनियों को और निवेश FDI लाने की, लेकिन देश के किसानों के साथ नुकसान हो जाता है इससे। सो फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, और इसका रिजल्ट क्या है कि किसान अपनी जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में उसको विड्रॉ कर रहे हैं, उसमें लगाने से बच रहे हैं, कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, और इसकी वजह से तेज़ी से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डाउनफॉल हो रहा है एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट में, वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चुनौतियां हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो देखने को आज मिलती है। अब बात आती है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ये भी बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे क्या रहा है। ठीक है, तो जब हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, कृषि में ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है भूमंडलीकरण ना, या जब हम एग्रीकल्चर को ग्लोबल वैश्विक बना रहे हैं तो वैश्वीकरण करने से क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है कृषि पे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनके प्रॉज एंड कॉन्स को, अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या ऐसी समस्याएं हैं जो देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। ठीक है, अगर देखा जाए सो ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फेनोमेना, ये हमारे देश में एक नई कोई क्रिया प्रणाली नहीं है, ये बहुत लंबे समय से कॉलोनाइजेशन हमारे देश में देखने को मिलती रही है। ठीक है, इन 19th century when European traders came to India,
जब 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स जो हैं वो देश में आए, एट दैट टाइम टू इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और उस समय पे भारतीय मसालों को दुनिया के कई देशों में बेचा जाता था। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी तरह का एक स्टेप है, ठीक है। मतलब ये ग्लोबलाइजेशन का दौर ही था उस दौरान भी, ठीक है। तो साउथ इंडिया से जो है वो इनकरेज होने लगा फिर उसके बाद इस चीज़ को कि और ग्रो किया जाए इस तरह के क्रॉप को। सो आज जो है तक भी अगर देखा जाए इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। मसाले हमारे देश में एक महत्वपूर्ण जो है एक्सपोर्ट आइटम के रूप में आज भी पाए जाते हैं, आज भी हैं। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड के दौरान अगर देखा जाए, ठीक है, so cotton belts of India attracted the British and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material। अगर देखा जाए तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो है जो बेल्ट ऑफ कॉटन का जो बेल्ट था वो तेज़ी से जो है अट्रैक्ट हुआ ब्रिटिशर्स का ध्यान इस तरफ कॉटन बेल्ट्स की ओर, और अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल, और एक रॉ मटेरियल के रूप में एक्सपोर्ट होने लगा कॉटन का भारत के बाहर ब्रिटेन में। सो ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ब्रिटेन उसे अपने यहाँ की जो मैनचेस्टर से लेकर के लिवरपूल और तमाम ऐसे बड़े इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़ के लिए टेक्सटाइल को के रूप में यहाँ से कॉटन को ले जाने लगे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो मैनचेस्टर या लिवरपूल जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, फ्लोरिस्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया, क्योंकि भारत जो कॉटन था वो दुनिया में सबसे अच्छे तरह का वाइट कॉटन होता है माना जाता है। तो जब ये कॉटन्स जो हैं उनके इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ तक पहुंचने लगे तो बड़े पैमाने पे जो है, ठीक है, उनकी फैक्ट्रीज़ उनकी इंडस्ट्रीज़ में कपड़े बनने लगे। उसके बाद आप जानते हैं कि चंपारण में किस तरह से जो है 1917 में बिहार में जबरन किसानों को जो है उनकी अपनी फैक्ट्रीज़ के डाई प्रिपेयर करने के लिए जो है उनमें तमाम तरह के जो है इस तरह के इंडिगो प्लांटेशन के लिए मजबूर किया जाने लगा किसानों को। सो दिस वाज स्टार्टेड बिकॉज द फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन, ठीक है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो थी ब्रिटेन में उनके लिए आवश्यकता थी, इसीलिए यहाँ किसानों को मजबूर करके इनसे इंडिगो प्लांटेशन करवाया जाने लगा। सो दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज़, और इसका परिणाम क्या हुआ कि उन किसानों को, ठीक है, उन किसानों को अपनी जीविका चलाने के लिए बड़ी मुश्किल होने लगी, क्योंकि उनसे जबरन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे अनाज न बोने के बजाय उनसे इंडिगो क्रॉपिंग कराने लगी अपनी फैक्ट्रीज़ के फ़ायदे के लिए। ये असर है ग्लोबलाइजेशन का, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, ये निगेटिव वाला है। अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990s, ग्लोबलाइजेशन के दौरान ही, जब 1990 के दौरान जब हमारे देश में फॉर्मली या फिर उसको हम कहते हैं फॉर्मली या फिर ऑफिशियली जब हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है, तो फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस। तो फार्मर्स के सामने दूसरे चैलेंजेस भी देखने को मिलने लगे। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, राइस के एक महत्वपूर्ण, राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट और स्पाइसेस के महत्वपूर्ण प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो था वो डेवलप्ड देशों के साथ जो प्रोडक्शन हो रहा था, डेवलप्ड देशों के प्रोडक्ट के साथ उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करने में मुश्किल उनको होने लगी। सो कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ देयर हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज़, क्योंकि उन देशों में एग्रीकल्चर हाईली सब्सिडाइज था और वहाँ पे सब्सिडाइज एग्रीकल्चर के साथ देश में हमारे सब्सिडीज़ की घटने की वजह से यहाँ के किसान जो है उनसे फाइट नहीं कर पा रहे थे। सो टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स, ठीक है, आज इसीलिए जो भारत की कृषि है आज वो एक चौराहे पे खड़ी है। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। इसलिए देश के किसानों के लिए, ठीक है,
देश के किसानों को प्रॉपर एक थ्रस्ट, एक जो है उनको जोर देना पड़ेगा ना, सब्सिडाइज और तमाम तरीक़ों से, जिससे कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को कृषि से संबंधित समस्याओं का निराकरण उनके पास हो सके, वो और प्रमोट होकर कृषि को बढ़ावा दे सके। सो द ग्रीन रिवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच। इन चीज़ों को लेकर के ग्रीन रिवोल्यूशन ने काफ़ी बड़े हिस्से में, काफ़ी बड़े क्षेत्र में काम किया, ठीक है, और काफ़ी बड़े क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत तो बेहतर हुई ना, मतलब एक बड़ा बदलाव इस चीज़ ने लाया, ग्रीन रिवोल्यूशन ने देश में एक बड़ा बदलाव लाया, कृषि क्षेत्र में एक आशा किरण दिखाई पड़ी। बट टुडे इट्स अंडर, अगर आज देखा जाए, आज ये ग्रीन रिवोल्यूशन एक कंट्रोवर्सी का शिकार है। इट इज़ बीइंग एलिज्ड दैट इट हैज़ कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, क्योंकि तेज़ी से केमिकल्स के हो रहे ओवर यूज़ की वजह से आज ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं, ठीक है। आज इसके ऊपर आरोप लग रहा है कि खेतों की गुणवत्ता घट रही है, केमिकल्स की, ड्राइंग एक्विफर्स, अंडरग्राउंड पानी के जलाशय समाप्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो भी समाप्त हो रही है। इस बात को लेकर के एक प्रश्न उठता है। सो द कीवर्ड टुडे इज़ जीन रिवोल्यूशन। इसीलिए आज तेज़ी से हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम जीन रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सीड्स की जीन में इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, जिससे कि बेहतर तरीके से जीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दे सकें और अपने सीमित साधनों से हम बेहतर कृषि को उत्पादित कर सकें, विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है एक बेहतर विकल्प के रूप में है। अब देखिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। सो इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट, ओके, पावर सप्लीमेंट इन इन्वेस्टिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ सीड्स। तो जो नई हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ सीड्स हैं उनको बढ़ावा देने, एक पावर सप्लीमेंट हैं न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स को बढ़ावा देने के लिए, ओके। सो जीन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको एक पावरफुल सप्लीमेंट के रूप में पहचाना जाता है, जहाँ पे नई हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स को इन्वेंट करने की ओर रास्ते अपनाए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच इन वोग टुडे बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स। आज इसीलिए खेतों की घटती हुई गुणवत्ता की वजह से देश में आज क्या हो रहा है कि तेज़ी से एक परंपरा विकसित हुई है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। जो है केमिकल फैक्ट्रीज़ के केमिकल्स, जो बने हुए केमिकल्स हैं उनका जो है जो इस्तेमाल हो रहा है ना फर्टिलाइज़र्स का, और उससे जिस तरह के नुकसान हो रहे हैं, इसको देखते हुए आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। इट डज़ नॉट अफेक्ट इन्वायरमेंट इन नेगेटिव मैनर, जो इन्वायरमेंट को नेगेटिव मैनर में अफेक्ट नहीं करता है। सो इस चीज़ को अगर देखा जाए, और and a few economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the production rises, ठीक है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भारतीयों के जो किसानों के जो भविष्य है वो काफ़ी अंधकार में होने वाला है अगर लगातार इसी तरीके से फूड ग्रेन हम प्रोड्यूस करते रहे स्मॉल होल्डिंग लैंड पे, क्योंकि लैंड होल्डिंग स्मॉल होती चली जा रही है एज द पॉपुलेशन राइजेस, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारी जो ग्रोथ जो लैंड होल्डिंग है वो छोटी चली जा रही है। सो इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 833 मिलियन ना। आज इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है वो लगभग 833 मिलियन 2011 की अगर हम बात करें, आज हम 135 मिलियन के आसपास खड़े हैं, ठीक है, विच यू नो डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एवरेज ऑफ लेस दैन हाफ हेक्टेयर पर्सन, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, अगर इसमें हम बांटें 250 मिलियन जो अप्रॉक्स हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, तो एवरेज जो है 135 करोड़ लोगों के बीच में अगर बांटा जाए तो आज जो है वो 1 हेक्टेयर से 1.5 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन जो है पर पर्सन एवरेजली देश में मिल रहा है, जो कि कृषि में सुधार को लेकर के इतनी भूमि बहुत कम है। सो इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न्स फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स है। इसलिए भारतीय किसानों को जो है डाइवर्सिफाई करना होगा अपनी क्रॉपिंग पैटर्न्स को, ठीक है, सीरियल से लेकर हाई वैल्यू क्रॉप्स तक।
दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इससे क्या होगा कि इनकम इंक्रीज होगा किसानों का और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की कमी होगी उसके साथ साथ में। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, flowers, vegetables, biodiesel crops like jatropha, jojoba need much less irrigation than rice और sugar cane। तो आज इन पे हम कहीं ना कहीं घटते हुए एक्वाफर्स की वजह से, आज पानी की समस्याओं की वजह से हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि हम चावल और शुगर केन के स्थान पे हम जो है बायोडीज़ल क्रॉप्स, जट्रोफा और जोजोबा को हम उगाने की ओर सोच सकते हैं। सो इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है, जो डाइवर्स क्लाइमेट है वहाँ पे हाई वैल्यू क्रॉप्स को जो है ग्रो करना एक वाइड रेंज में बहुत ही लाभदायक हो सकता है। ठीक है। सो चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स विल मीन दैट इंडिया विल हैव टू इम्पोर्ट फूड। अगर हम जो हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स की ओर बढ़ते हैं इन सीरियल क्रॉप्स के स्थान पे बोने की तरफ, तो इंडिया एक फूड इम्पोर्ट करने की तेज़ी से जो है उसको फूड इंपोर्ट करना भी पड़ सकता है भविष्य में। ड्यूरिंग 60s दिस वुड हैव बीन सीन एज अ डिजास्टर। 1960s के दौर में ये एक डिजास्टर के रूप में भी देखने को मिला है। ठीक है, कि हमें जो है 65 के दौर में भीषण अकाल पड़ा और लाल बहादुर शास्त्री जी को गेहूं खरीद के खाना पड़ा। ओके, तो ये सारी समस्याएं जो हैं आज देखने को मिल रही हैं। सो दीज कंट्रीज़ अगर देखा जाए, बट इफ़ इंडिया इम्पोर्ट सीरियल वाइल एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू कमोडिटीज़, लेकिन अगर इंडिया जो है सीरियल्स को इम्पोर्ट कर रहा है और हाई वैल्यू कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करता है, सो इट विल बी फॉलोइंग सक्सेसफुल इकोनॉमीज़ लाइक इटाली, इज़राइल एंड चिली। तो वो चिली और इज़राइल और इटाली जैसे हाई इकोनॉमिक कंट्रीज, सक्सेसफुल इकोनॉमिक कंट्रीज़ के देश के दौड़ में खड़ा हो सकता है। सो दीज कंट्रीज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स, फ्रूट, ऑलिव्स, स्पेशलिटी सीड्स एंड वाइन, ये सब क्रॉप्स को वो पैदा कर रहे हैं और इम्पोर्ट कर रहे हैं अपने यहाँ फूड ग्रेन्स को, जिससे उनके यहाँ एक बैलेंस बना हुआ है इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो ये रिस्क हम लोग ले सकते हैं ना, क्या हम इसको ले सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों के साथ हम आपको छोड़ रहे हैं और इसी के साथ इस पूरे एक मैराथन चैप्टर की समाप्ति होती है। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट दिस लेसन। तो हमने यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के रूप में हम लोगों ने बहुत सी चैलेंजिंग इश्यूज़ को यहाँ पढ़े। आप इसमें से फाइंड आउट करेंगे तो आपको कई पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में यही तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी भेजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए जो यूट्यूब की नई पॉलिसी जो एल्गोरिथम है उसके तहत हम भी मजबूर हैं आपको ये प्रेस करने के लिए कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, वॉच टाइम बढ़ाएंगे और इसके अलावा वेब बढ़ेगा, तभी जाकर वीडियो फ्रंट पे दिखाई पड़ेगा ना तमाम ऐसे सर्चर्स के बीच में। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारे अपने क्लासमेट्स को भेजिए, वो भी थोड़ा थोड़ा जो है वीडियो पे अपना शेयर करें, अपना लाइक करें, वो भी कमेंट करें। तो आप सबकी जिम्मेदारी है क्लास 10 स्टूडेंट्स की कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को भेजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखें और दूसरों को शेयर करें, जिससे कि वीडियो जो है टॉप रीडिंग लिस्ट में शामिल हो सके। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। टिल देन, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ, बाय।